चलिए आइए आज मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। मॉडर्न हिस्ट्री का जैसा कि फाउंडेशन क्लासेज का सीरीज चल रहा, उस अगले सीरीज में हम पढ़ने जा रहे हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। पिछले सीरीज में हमने पढ़ लिया था रॉलेट एक्ट के बारे में, किस तरह से रॉलेट एक्ट लाया जाता है उन भारतीयों के खिलाफ जो अंग्रेज का पूरा समर्थन किए हैं प्रथम विश्व युद्ध में। हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे धर्म के लोगों ने उसका मदद किया, ये सोचकर कि शायद प्रथम विश्व युद्ध अगर अंग्रेज जीत जाता है तो हम लोग के बारे में अच्छा सोचेगा। समझ के वही अंग्रेज जब प्रथम विश्व युद्ध जीतता है तो बताइए हमारे बारे में कितना अच्छा सोच रहा है। रॉलेट एक्ट लाया है, ना अपील ना दलील ना वकील, ना अपील ना वकील ना दलील, ये कौन सा हरकत है? कुछ नहीं चलेगा। जिसको इच्छा होगा जब हमको शक होगा उठाकर जेल में डाल देंगे अनिश्चित काल के लिए। कोई उसमें आके दलील भी नहीं दे सकता कि काहे पकड़ा लूंगा की कारण है। समझ रहे हैं? उसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी करते हैं वो रॉलेट सत्याग्रह, जहां गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह किए हैं, 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी की गिरफ्तारी होगी हरियाणा के पलवल स्टेशन से। समझ गए? जब वो ट्रेन पकड़ेंगे पंजाब जाने के लिए, क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की 2 स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। एक स्थान था दिल्ली और दूसरा था पंजाब। गांधी जी को कहा गया कि आप ये 2 स्थानों पर नहीं जा सकते हैं। ये रॉलेट सत्याग्रह के समय गांधी जी पर लगे हुए प्रतिबंध थे। गांधी जी ने कई बार प्रयास भी किया कि हम जाएं पंजाब, दिल्ली जाए, पर फिर पकड़ कर उनको वहीं फेंक दिया जाता है जहां से वो शुरुआत करते। और इस उपलक्ष्य में गांधी जी ने एक शब्द यूज किया था कि आज ब्रिटिश सरकार क्या है? शैतानियत का प्रतीक है। ये गांधी जी का वक्तव्य है। तो रॉलेट सत्याग्रह का जहां गांधी जी ने शुरुआत किया, वहीं पंजाब में रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले वहां के 2 नेता थे, एक डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा सैफुद्दीन किचलू। इन 2 नेताओं को भी अंग्रेजों ने क्या किया? गिरफ्तार कर लिया उसी दिन जिस दिन गांधी जी की गिरफ्तारी हुई है, 10 अप्रैल 1919 को। किस दिन गिरफ्तारी? 10 अप्रैल 1919 को। समझ गए? अब 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 शीर्ष नेता की गिरफ्तारी हुई है, एक डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा सैफुद्दीन किचलू। छोड़िए उतना, कितना और लिखे, सैफुद्दीन किचलू। इन 2 शीर्ष नेताओं का गिरफ्तार किया जाना कि पूरे पंजाब में हंगामा हो गया, भगदड़ मच गई। और उस भगदड़ में 5 पुलिसकर्मी क्या होते हैं? मारे जाते हैं। कितने पुलिसकर्मी? 5 पुलिसकर्मी। जब भगदड़ होती है तो लगभग 5 पुलिसकर्मी क्या होते हैं? मारे जाते हैं। भगदड़ होना, 5 पुलिसकर्मी का मारा जाना कि ब्रिटिश सरकार कहता है कि पंजाब में स्थितियां अब हमारे बस की बात नहीं है। सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि पंजाब में शायद अब शासन व्यवस्थाएं ठीक से ना चला पाएगी, क्योंकि हर जगह विरोध हो रहा है। और जब कभी कहीं जनता के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा शासन व्यवस्थाएं ना चलाई जाए तो वहां शासन व्यवस्था सेना अपने अंडर ले लेता है, सेना को सौंप दिया जाता है। समझ गए?
वहां सैनिक कानून लगा दिया जाता है, जिसे कहा जाता है मार्शल एक्ट। क्या कहा जाता है? मार्शल एक्ट। 5 पुलिसकर्मी का मारा जाना कि पूरे पंजाब में मार्शल एक्ट लगा दिया गया है। मार्शल एक्ट मतलब सैनिक कानून, समझ गए? मार्शल एक्ट मतलब सैनिक शासन कहिए, अर्थात पूरे पंजाब की शासन व्यवस्थाएं किसके हाथों में दे दी जाती है? सैनिक के हाथों में, सेना के हाथों में दे दी जाती है कि यहाँ अभी सरकार के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उससे शासन व्यवस्था चला पाना संभव नहीं है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र पे सेना का कानून लागू होगा। सेना का कानून अलग होता है, समझ गए? वो बड़ा ही कठोर होता है, कठोर कहिए, बड़ा ही जटिल, जहां सेना किसी को सुनने उनने वाला नहीं। हमारे बिहार में एक दानापुर में बाबू छावनी है सेना लोग का, समझ गए? छावनी क्या कैंप है, उसके बीच से वो रोड गुजरता है, समझे? जहां नो फ्लाई जोन, नो हॉर्न जोन, नो चक्कर मकर करो जोन, सब है। अगर उस क्षेत्र से आप गुजरते हुए वो मोटरसाइकिल वाला पर करबो ना नागिन डांस, तो धर के ढूंढ देगा। अगर आप गाड़ी से भी गुजर रहे हैं और अगर आप हॉर्न बजा दिए, कैसे बजा दिए रे, तुरंत हॉर्न मार के आपका बजा देगा। कितना भयंकर तो हॉर्न बजा भाई। तो पूरे पंजाब में ब्रिटिश सरकार जो होती है या कहिए अंग्रेज लोग लगा देता है क्या? सैनिक कानून। और सैनिक कानून की जिम्मेवारी उस समय दी जाती है सबसे जो सेना में क्रूर जनरल था पंजाब का, माने सेना पूरे क्रूर था, उसे पंजाब की जिम्मेवारी दे दी जाती है, जो अपने कठोर नियमों के लिए जाना जाता था, अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। उस व्यक्ति का नाम था जनरल ओ डायर। यही वो व्यक्ति है। क्या नाम है? जनरल ओ डायर, जो हमें अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, समझ गए? अब ये घटनाएं है क्या? घटनाएं किस तरह से घटती है जालियांवाला बाग, और इसके घटने के पीछे का कारण क्या है? कौन है भारतीय गद्दार जो अंग्रेजों को सपोर्ट करता है या कहिए उसको समर्थन करता है या उसकी मुखबिरी करता है कि यहाँ तो इतना इतना आदमी जमा हो, तो मार्शल लॉ लगा दे लूहा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जमा है। खैर, जैसे ही सैनिक कानून लागू होता है पूरे क्षेत्र में घोषणा कर दिया जाता है कि किसी भी क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति खड़ा नहीं रहेंगे, सभी जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में रहे। बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मसला या मामला बड़ा सेंसिटिव है, बहुत ही जटिल है। गिरफ्तारी हुई है 10 अप्रैल 1919 को, और ये घटना है जालियांवाला बाग बाबू 13 अप्रैल 1919 को। ये 3 दिन का मामला क्या है समझते हैं। देखिए 10 अप्रैल 1919 को दिन है बृहस्पतिवार, 11 हो जाएगा शुक्रवार, 12 हो जाएगा शनिवार और 13 हो जाएगा रविवार। अर्थात जिस दिन घटना घटा वो दिन था रविवार का। कौन सा दिन? रविवार। कारण क्या है रविवार दिन का ही क्यों चयन किया गया? देखिए पंजाब के जो 2 शीर्ष नेता की गिरफ्तारी हुई थी, एक डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा सैफुद्दीन किचलू, तो पूरे क्षेत्रों में हंगामा हो गया था। जो शीर्ष नेतृत्व के नेता थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, पंजाब के डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को, किचलू को, लेकिन जो और नीचे स्तर के नेता थे उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कौन सा कानून है कि आप कोई भी कानून ले आइए, रॉलेट एक्ट जैसा कानून, और जब हम उसका शांतिपूर्वक विद्रोह करें तो आप ही हंगामा करा के हमारे क्या करिए,
लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर दीजिए। और दो शीर्ष नेता की गिरफ्तारी से पूरे पंजाब में असंतोष की भावना थी। तो जो छोटे स्तर के नेता थे, लोकल स्तर के नेता थे, उन्होंने कहा कि एक काम करिए, क्या उनको जेल में छोड़ दीजिएगा, डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन को। अरे भाई उनको छुड़ाना है ना, अब छुड़ाना है तो उसके लिए बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में किस तरह से डिसीजन लेना, कैसे छुड़ाना, छुड़ावे का कुछ मतलब है कि जाकर के गेटवा खोल के कहो कि चल आज होती जी देख ले भाई। अगर जेल में बंद है तो उसके लिए नियम कानून है, सिस्टम है। तो सभी जो छोटे लोकल स्तर पर नेता थे उन्होंने कहा कि एक बैठक बुलाई जाए जिसमें सभी लोगों से राय मशवरा लिया जाए कि इस प्रकार की जो घटनाएं हुई है, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारतीयों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है, इस पे क्या उनकी राय है। तो बैठक है कि बुलाएं किस दिन, तो 10 अप्रैल को आप गिरफ्तार किए हैं, दिन है बृहस्पतिवार, तो आधा आदमी जो सरकारी जॉब करते थे वो तो ऑफिस में, कहाँ है, ऑफिस में। बहुत सारे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते थे वो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक काम करिए ना, 2 दिन बाद 10 के होलो घटना, 11 नहीं 12, 13 अप्रैल के दिन बड़ी अच्छा पड़ रहा, कौन सा, रविवार, और लक भाई उस दिन बैसाखी पर्व भी है, तो ऑफिस भी बंद रहेगा, सारे सरकारी बाबू कर्मचारी हैं वो भी घर पर रहेंगे, बैठक बुलाएंगे तो वो लोग भी आ जाएंगे, और जो छिटपुट लोग हैं जो वो प्राइवेट स्तर पर काम करते हैं वो भी जमा हो जाएंगे। तो इसलिए ये मीटिंग रखी किस दिन जाए, तो वो डेट का चयन हुआ 13 अप्रैल 1919 को। किस दिन, 13 अप्रैल 1919 को, समझ गए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो घटना घट रही है वो यही कारण है कि 13 अप्रैल को घटी, क्योंकि रविवार के दिन सारे लोग मीटिंग रखे थे कि छुट्टी है, समझ गए। खैर इस घटना के अंदर हम घुसे उससे पहले थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आप समझ लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जालियांवाला बाग हत्याकांड से, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, समझ गए, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। खैर पंजाब का मामला है। अब पंजाब में एक जगह है अमृतसर, जहां एक बगीचा है, बाग है, जिसका नाम है जालियांवाला बाग। क्या नाम है, जालियांवाला बाग, समझ गए। मीटिंग का डेट रखा गया 13 अप्रैल 1919, दिन रविवार। इत्तेफाक से उस दिन कौन सा पर्व, बैसाखी पर्व। बोले सब आदमी आवेंगे, जमा होंगे, छुट्टी का दिन है, बहुत सारे लोग आएंगे, बैठक में चर्चाएं। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में, कहा, पंजाब के अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग में मीटिंग रखी गई। तो ध्यान रखिए 2-3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन जाता है बाबू। पहला, जालियांवाला बाग घटना कब घटी, तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग घटना जिस दिन घटी उस दिन कौन सा पर्व था, तो बैसाखी पर्व। दिन कौन सा, तो रविवार। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत का वायसराय कौन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो अमृतसर पंजाब में। कहाँ, अमृतसर पंजाब में, समझ गए। खैर जैसे ही ये मीटिंग रखी गई 13 अप्रैल 1919 की सुबह में सारे लोग उठे, नहाए धोए, पर्व है, नए नए कपड़े पहने। बहुत सारे उसमें ऐसे लोग थे जो 13 अप्रैल 1919 को उस बाग में मीटिंग के लिए जमा हुए थे, बैठक के लिए जमा हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, जो नए नए कपड़े पहनकर बैसाखी मेला घूमने के लिए निकले थे।
बैसाखी मेला अमृतसर में एक है स्वर्ण मंदिर, वहां गए, मत्था टेके स्वर्ण मंदिर में, फिर पहुंचे घूमने फिरने के लिए। गर्मी, अच्छा एक चीज बताइए, मंथ है कौन सा? अप्रैल का बाबू, और अप्रैल है तो गर्मी होगा ना। और गर्मी में आज भी लोगों को देखिएगा ना, घूम फिर के थक जाएगा ना, तो आदमी पेड़ पौधा देखेगा और जाके बैठ जाएगा। तो जालियांवाला बाग में तो एकदम माइक से भाषण दिया जा रहा था, हालांकि सारे लोग निहत्थे थे, उस पर चर्चाएं हो रही है। तो बहुत सारे लोग को आज भी देखिएगा ना, कहीं कोई मीटिंग वीटिंग होने लगेगा ना, भाषण उषण देने लगा, तो 10-20 आदमी ऐसू खड़ी हो जाता है। खैर वहां तो बहुत सारे लोग थे मीटिंग में, तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो मेला घूम रहे थे, थक गए थे, वो भी उस बगीचे में चले गए बैठने के लिए। बहुत सारी महिलाएं, जिसका उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, वो भी गर्मी का दिन है, जाके पेड़ के नीचे बैठ गए। जालियांवाला बाग में एगो कुआं है, कहे कि चला मीठा खेलिया, पानी पिए का मन कर रहा है, तो आज ना आपका नल और चापाकल और मोटर हो गया। पहले आदमी कुआं से ही पानी निकालता था, समझ गए? बोले चलिए उसमें पानी पिएंगे, मुंह कान धोएंगे, पेड़ के नीचे बैठेंगे, आराम हो गए। बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति भी उसमें चले गए बगीचे में। और इस प्रकार बहुत सारे लोग जो 12 बजे वहां जमा हुए थे, 12 बजते बजते लगभग वहां बहुत अच्छी खासी हजारों की संख्या में भीड़ हो गई। उसी भीड़ में एक भारतीय गद्दार है, जिसका नाम है हंसराज। नाम क्या है? हंसराज। अब पता नहीं इसका माए बाप की सोच के इसका नाम हंसराज रखा था, हमको तो समझ में नहीं आता। हंस का काम होता है वो बुराई में से अच्छाई को चुन लेना। हमारी माँ सरस्वती का वाहन भी माना जाता है। दूध और पानी को अगर आप मिला दीजिए ना, तो हंस क्या करेगा? दूध पी जाएगा और पानी को वहीं छोड़ देगा। लेकिन इसकी तो नाम है हंसराज, लेकिन काम है जानवर वाला। वो कौन सा? एक कौआ राज वाला। कौआ, मैसेज पहचाना, काम काम करके। इसको नाम ही माए बाप गलती रख दिया था। हमसे सजेशन लेता ना, तो इसका नाम हम बहुत अच्छा बताते, कागराज, कौआ राज। बताओ, अच्छा है मैसेज करने वाला। ये गधा क्या किया? उस समय का जो वहां का सेनापति है पूरे क्षेत्र का, जैसे मान लीजिए पूरे नालंदा जिला में आपको कर्फ्यू लगा दिया जाए, तो नालंदा जिला में एक छोटा सा क्षेत्र राजगीर भी तो आता है ना, लेकिन इसका वास्तविक मुख्यालय तो बिहार शरीफ है। डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, सारा तो वही है ना। उसी प्रकार पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ है। अमृतसर तो एक शहर है ना, तो पूरे पंजाब का सेनापति है कौन? रेजिनाल्ड डायर। कौन है? रेजिनाल्ड डायर। रेजिनाल्ड डायर को फोन लगाता है यही भारतीय गद्दार हंसराज। अब फोन लगा के कहता है कि सर, आपने तो पूरे क्षेत्र में ये घोषणा करा रखी है कि कहीं भी 2-4-5 आदमी एक साथ जमा नहीं होंगे। सैनिक शासन है, मार्शल लॉ है, और यहाँ जालियांवाला बाग में तो हजारों हजार की संख्या में लोग खड़े हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहा है? साजिश कर रहा है, प्लान बना रहा है कि कैसे करके आंदोलन चलाना है अंग्रेजों के खिलाफ। समझ गए? अब ये बात सुनना कि ये जनरल कौन? रेजिनाल्ड डायर, जो सेनापति है अमृतसर का, समझ गए? उसमें रेजिनाल्ड डायर का 7वें आसमान पर गुस्सा है कि हे प्रभु, ये कुछ ही हुआ। रेजिनाल्ड डायर ने फोन लगाया, अब नालंदा का है पूरा अमृतसर शहर, वहां की चलो उस जगह का जो क्षेत्र का था वो गवर्नर, वो था जनरल डायर। जनरल डायर को फोन करके कहता है रेजिनाल्ड डायर कि क्या कर रहे हो तुम? थाना में बैठ के इसी बैठा हुआ है। मान लो बिहार शरीफ से फोन आ जाए राजगीर थाना वाले को कि कुछ ही कर रहा है तुम।
बैठ के थाना में चाय बिस्किट मारे में लगल है। यहाँ बेनुवन में 2-4 हजार 10,000 आदमी जमा हो ले कि कैसे करके आंदोलन करना। उसी तरह से उसने रेजिनॉल्ड डायर ने फोन लगाया जनरल डायर को कि कुछ कर रहा है तू, अरे कर क्या रहे हो। हम जालियांवाला बाग में तो बहुत सारे लोग, हजारों के हजार में संख्या में लोग जमे हुए, अंग्रेजों के खिलाफ साजिश कर रहा है। अब पर्व का दिन है, वो भी बेचारा फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था। जनरल डायर बेचारा कुछ कहिएगा इस कचरा को, इसको लताड़ा, खैर गर्मी का दिन है, लताड़ा कस के कि कुछ कर रहा है तो तुम्हारे क्षेत्र में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है कि कहा है। इसको लाके बताओ पूरे क्षेत्र में हमने घोषणा करा रखी है कि 2-4 आदमी कहीं नहीं जमा होगा, वहां हजारों हजारों जमा है। इसने अपने आदेश का उल्लंघन ईगो पर ले लिया कि ये कौन सा तरीका है, जहां हम 2-4 आदमी के जमा होवेला मना किए हैं वहां हजारों हजार में संख्या जमा, ये किसे हो गया। इसने उस समय थाने में तैनात सभी लगभग बटालियन को एक साथ जमा किया, जिसमें से खास करके क्रूर एक बटालियन माना जाता है गोरखा बटालियन, जिसमें उस समय 150 सैनिकों की टुकड़ी थी। कितनी? 150 सैनिकों की। अब 150 सैनिकों की टुकड़ी को लेकर के समझिए, ये पहुंच जाता है जालियांवाला बाग में। लोग आए थे 12 बजे, ये पहुंचता है लगभग 4 बजे। कितना बजे? 4 बजे। तो खैर अभी थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हम आपको एक चीज और क्लियर करें, फिर उसके बाद की कहानी समझते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन बड़ी कंफ्यूजन में होता है, बड़ा कंफ्यूजन बच्चा इसको लेकर के होता है। पहला कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप क्या मारिएगा? जनरल रेजिनॉल्ड डायर। गोली चलाने का आदेश दिया जनरल रेजिनॉल्ड डायर। गोली चलवाया किसने? तो जनरल डायर ने। इसलिए 90 नहीं बल्कि 100% दोषी माना जाता है किसको? जनरल डायर को। कि अगर कोई तुमको कुआं में कूदने के लिए कहेगा तो कूद जाएगा, उसने गोली चलाने के लिए कहा और तुमने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, दोषी तो वास्तविक में तुम ही हो। तो 2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। पहला, जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया, अगर क्वेश्चन पूछ दे तो जनरल रेजिनॉल्ड डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाई, तो जनरल डायर। गोली चलाने वाला बटालियन कौन था, तो गोरखा बटालियन। समझ गए? 12 बजे से लोग जमे हुए थे, अच्छी खासी भीड़ थी। जनरल डायर लगभग 4 बजे अपने 150 सैनिकों की टुकड़ी लेकर के उस जालियांवाला बाग में पहुंच जाता है। लोग देखे कि बहुत सारा पुलिस वाला आया। एक ही रास्ता है बाबू, जालियांवाला बाग कभी घूमने जाओगे ना तो देखना, इस संकीर्ण रास्ता था आने और जाने के लिए। दीवारें भी लगभग 8-10 फीट ऊंची, जिसे इंसान आसानी से नहीं फांद सकता, तड़प नहीं सकता इस साइड से उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक करके देख लीजिए, चारों तरफ से आंदोलनकारियों को, क्रांतिकारियों को घेर लिया गया। और उस मासूम निहत्थे लोगों पर, जहां महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, जो बिना हथियार के निहत्थे हैं, जनरल डायर ने गोली चलवा दी कि मार। लगभग 2 से 4 मिनट में ही पूरे, लगभग ऐसा कहा जाता है कि 1500 से 1600 राउंड गोलियां चली और पूरे जालियांवाला बाग में हाहाकार मच गया। बड़े बुजुर्ग बच्चे, जिनको जिधर मौका मिला उधर ही चित्कार मार के रो रहे हैं, भाग रहे हैं बचने के लिए। जिस जालियांवाला बाग में आपको हम बताएं कि एक कुआं था, कई लोग जान बचाने के लिए एक के ऊपर एक इसी कुएं में कूदने लगे कि शायद किसी तरह से हम गोली से बच जाए। पर लोग गोली से तो बच गए, पर एक के ऊपर एक नीचे कूदने के कारण बहुत सारे लोग दम घुटने की वजह से भी क्या हो गए? मारे गए। बहुत सारे लोग दम घुटने की वजह से उस कुएं में दबकर मर गए। जनरल डायर ने इतनी निर्ममता पूर्वक हत्या करवाई कि पूरा भारत जल उठा।
हमारे रविंद्र बाबू, महात्मा गांधी, तीन बंधु एंड्रूज, डॉक्टर शंकर नारायण और भी बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि ये कौन सी हरकतें, क्या हरकतें, बहुत हुआ। हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर है, जिनको अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई, कहेंगे लो रखो, जरूरतें नहीं है। खैर इधर आते हैं। पूरे भारत में अब अंग्रेजों का विरोध हो रहा है और एक ही मांग है कि ठीक, अंग्रेजों ने कहा कि देखिए हम ऐसा नहीं करे थे, हम लोग ने कहा ही नहीं जनरल ओडायर को कि तुम गोली चलवा दो। सारे भारतीय करेंगे, ठीक है, मान लिया आपकी बात कि आपने गोली नहीं चलाने का आदेश दिया, पगला था चलवा दिया, तब पगला का पगलपन ठीक किया जाए, पकड़िए लटका दीजिए, फांसी दे दीजिए जनरल ओडायर को, हम लोग मान लेंगे कि जिसने गलती की उसको फांसी दे देंगे। पूरे भारत में विरोध हो रहा है। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, गुरुदेव जिन्हें हम कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा क्या, समझिए, देखिए कुछ व्यक्तिगत विद्रोह आपको पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में व्यक्तिगत विद्रोह करने वाले लोग में से कौन कौन थे। तो व्यक्तिगत विद्रोह करने में सबसे पहले हमारे पहुंचे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने कहा कि ए बाबू तू अपन रख नाइटहुड की उपाधि, ना हमरा चाहिए। कौन सी उपाधि, नाइटहुड की उपाधि। पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी, समझ गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सी उपाधि लौटा दी थी, तो नाइटहुड की उपाधि, समझ गए। नाइटहुड की उपाधि इन्होंने कहा कि ले जाओ अपना, न चाहिए। नाइटहुड मतलब होता है वो विशेष प्रकार का सम्मान, सर की उपाधि। जैसे देखोगे आजकल कोई पीजी कर लेगा तो डॉक्टर लगा लेगा, उसी प्रकार उस समय सारे जो थे वायसराय लोगों ने एक पद्धति चलाई कि जो बड़े सम्मानित लोग हैं उनको एक प्रकार की उपाधि दे दी जाए। तो रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि दे दी गई थी नाइटहुड को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड करता है तो रविंद्रनाथ टैगोर उसको दे देते हैं वापस, कि ले जाओ, जरूरत ही नहीं है, तुम मुझे सम्मानित करते हो और हमारे निहत्थे लोगों पे गोली चलवाते हो। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा यहां ध्यान रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी, तो नाइटहुड। हमारे बापू जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी, उन्होंने कहा हमको बताओ, उठा उठा के एने लाके फेंक रहा था जो तो ठीक था, हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दिया। कहा यह ब्रिटिश साम्राज्य की अंत की शुरुआत है, ये ब्रिटिश साम्राज्य की अंत की शुरुआत है। इतना ही नहीं, ये ब्रिटिश साम्राज्य की हिमालय से बड़ी भूल है। जितना ऊंचा हिमालय है उससे कहीं ज्यादा बड़ी भूल किसने किया है, ब्रिटिश सरकार ने, कि निहत्थे लोगों पर क्या किया, गोलियां चलवा दी। ये किनका कहना है, महात्मा गांधी का। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि, नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड उपाधि लौटाई, ब्रिटिश सरकार की साम्राज्य की अंत की शुरुआत किसने कहा, महात्मा गांधी। साथ ही इन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश अंग्रेजों की हिमालय से बड़ी भूल है। ये शब्द महात्मा गांधी 2 बार यूज करेंगे बापू, एक ब्रिटिश की हिमालय से बड़ी भूल या अंग्रेजों की हिमालय से बड़ी भूल, समझ गए, ब्रिटिश सरकार। और एक भारतीयों की हिमालय से बड़ी भूल भी एक घटना को गांधी जी कहेंगे। अब वो घटना है चौरी चौरा, जहां सिपाहियों को जिंदा जला दिया जाएगा। 22 को एक थानेदार सहित 21 सिपाही को जिंदा जला दिया जाएगा भारतीयों के द्वारा। असहयोग आंदोलन के दौरान एक घटना घटेगी चौरी चौरा, तो वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो पहले ध्यान रखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी, तो नाइटहुड की उपाधि। जालियांवाला बाग हत्याकांड को गांधी जी ने क्या कहकर संबोधित किया था, तो कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य की अंत की यह शुरुआत है, ब्रिटिश सरकार की यह हिमालय से बड़ी, ब्रिटिश साम्राज्य की अंत की यह शुरुआत है और ब्रिटिश सरकार की यह हिमालय से बड़ी भूल है। इस पर हमारे दीन बंधु एंड्रूज साहब जो हैं वो कहते हैं कि आपको ये भूल नजर आ रहा है कि गलती से ही कर दिया, इससे भूल हो गई। अरे भूल कुछ नहीं है,
ये जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। ये जानबूझकर की गई क्रूर क्या है? हत्या है। ये कोई भूल उल नहीं है। घटना संडे के दिन है। इतनी बड़ी क्रूरता देखकर, इतनी ज्यादा लोगों की हत्या को देखकर उस समय ब्रिटिश सरकार में भारतीयों को भी शामिल किया गया था। कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य होता था, समझ गए? उस कार्यकारिणी परिषद के उस समय सदस्य थे डॉक्टर शंकरन नारायण। डॉक्टर शंकरन, इन्होंने गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद पद से इस्तीफा दे दिया कि हम आपके साथ रहकर कार्य नहीं कर सकते हैं, आपका सहयोग नहीं कर सकते हैं। अब बहुत गलत किए, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर। तो चारों व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी? तो नाइटहुड की। जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ ब्रिटिश या जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी का वक्तव्य क्या रहा? तो ब्रिटिश सरकार की अंत की शुरुआत या ब्रिटिश सरकार की हिमालय से बड़ी भूल। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछेगा बाबू कि किस घटना को गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की हिमालय से बड़ी भूल कहा? तो वो था जालियांवाला बाग हत्याकांड। समझ गए? कौन सी घटना? जालियांवाला बाग हत्याकांड को उन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य की हिमालय से बड़ी भूल है। जालियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था? तो दीनबंधु एंड्रूज ने। दीनबंधु एंड्रूज ने कहा कि ये कोई भूल नहीं है, ये जानबूझकर की गई क्या है? क्रूर हत्या है। और एक जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था? तो वो व्यक्ति का नाम है डॉक्टर शंकरन नारायण। अब भारत में चूंकि अंग्रेजों का बहुत भयंकर विरोध हो रहा है, लोग उनकी उपाधियां लौटा रहे हैं कि ले जाओ अपनी उपाधि। गांधी जी जैसे व्यक्ति जो हमेशा सौम्य बातें करते हैं, शांत बातें करते हैं, अहिंसावादी बातें करते हैं, उनके भी शब्दों में तीक्ष्णता है, तख्त है कि ये तुम लोग की हिमालय से बड़ी भूल है, गलत किए हो। अंग्रेज समझा कि मामला सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम अगर बिगड़े उससे अच्छा ही इस मामला को संभाला जाए। और संभाला क्या जाए, वो उसकी एक चाल थी। उन्होंने कहा कि ठीक, अगर जनरल ओडायर ने यह घटना की है तो उसको सजा दी जाएगी, लेकिन पहले उसकी जांच तो कर ली जाए कि वास्तविक मामला क्या है। तो इसलिए एक कमेटी हम बना देते हैं। आज भी कोई घटना घटेगी ना तो देखिएगा, कहेगा स्पेशल SIT का गठन कर दिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये शब्द बार बार आप लोग को सुनने को मिलना होता है। बहुत विशेष कोई घटना घटा, सरकार ने एक विशेष प्रकार की SIT का गठन कर दिया। तो उस समय अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हम एक कमेटी गठित कर देते हैं जो इस घटना की जांच करेगा कि घटना किस प्रकार से घटी, वास्तविक में इस घटना का जिम्मेवार कौन है, और अगर जनरल ओडायर जिम्मेवार ठहरता है तो उसको हम सजा देंगे। जबकि उसकी ये एक छलावा था, भूल था भारतीयों के लिए, ताकि लोग थोड़े शांत हो जाए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी गठित की जिसका नाम उसने रखा हंटर कमेटी। इसका गठन किया गया 19 अक्टूबर 1919 की। घटना है 13 अप्रैल 1919 की। देखिए कब हो रहा है, 19 अक्टूबर 1919 के, जिसके सदस्य बनाए गए सुल्तान अहमद, जगत नारायण एवं चमनलाल। जांच के बाद जो सरकारी रिपोर्ट आती है उसमें जानते हैं मात्र कितने लोगों की हत्या कबूली जाती है कि हाँ इतने लोगों की मृत्यु हुई? मात्र 379। सरकारी रिपोर्ट में कहता है कि आप तो कह रहे थे कि हजारों हजार, कई हजार लोग मारे गए, पर मरा कहाँ? मात्र 379 आदमी तो मरबे किया है। और वो भी हमरा गोली से थोड़े मरा, कुआं में कूद कूद के मतलब मरा, दम घुटने से मरा। गोली से तो 4-5 आदमी है लोग। और घायल दौड़ने धूपने से लोग भगदड़ के कारण कितने घायल हो गए? 1200। ये सरकारी रिपोर्ट है। मालवीय रिपोर्ट, जिसे हम तहकीकात रिपोर्ट भी कहते हैं, वो कहा कि तोहरे पर भरोसा ना को, हम अलग से इसकी जांच करेंगे। मालवीय रिपोर्ट या तहकीकात रिपोर्ट कहता है 200-379 नहीं मरा, 1300 मरा या 2200 घायल हुआ।
इतना ही नहीं, स्वामी जगदानंद रिपोर्ट करता कि है 1500 आदमी मरे और 2400 घायल हुए। कुएं में कितनी लाशें तो ऐसे ही पड़ी रह गई, कितना निकाला जाता। और इस प्रकार इस मामले को अंग्रेजों ने नीपा पोती करके पूरी तरह से स्थगित कर दिया, बंद कर दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। जिस चीज को आप इतना उछाल रहे हैं वैसी कोई घटना उतना ज्यादा हुआ नहीं है। क्रूरतापूर्वक लोग भगदड़ में दौड़ने धूपने के कारण मरे। अब ये घटना जो घटी है, एक व्यक्ति हैं जो उस घटना में खुद शामिल हैं और उसको झेले हैं, देखे हैं अपनी आंखों से, उनके ऊपर गुजरी है ये घटनाएं, और वो हैं हमारे क्रांतिकारी उधम सिंह। उस घटना में इनके माता पिता भी मारे जाते हैं। माता पिता के साथ नए नए कपड़े पहनकर ये भी घूमने के लिए निकले हैं। बैसाखी पर्व उत्सव है ना, मेला है ना। माता पिता के साथ देखोगे छोटे बच्चे पापा पापा घुमाने ले जाते थे ना, नया नया इंतजार करते थे कि कल मेला हो सके, कल मेला हो तो आज रात के तो नींद नहीं आवे कि कल मेला घूमे जी, पापा के साथ मम्मी के साथ मेला घूमने जाएंगे, ये लेंगे वो लेंगे। ये बात अलग है कोने से पापा पूछ के कल के चल कोई चीज लेंगे, कुछ नहीं ऐसा है ये नहीं। खैर उधम सिंह निकले हैं माता पिता के साथ घूमने के लिए उस जालियावाला बाग में। वो भी धूप के कारण जो कि गर्मी लगी तो जाके बैठ गए, समझ गए। तो उधम सिंह के बारे में जाने इससे पहले थोड़ा सा हम इस जालियावाला बाग को एक बार रिपीट कर लें, ताकि चूंकि इससे ना बाबू बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको एक बार रिपीट कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ गए। तो जालियावाला बाग की घटना घट रही है, जो कब घट रही है, आइए। जालियावाला बाग घटना घटित हुई 13 अप्रैल 1919 को। जालियावाला बाग घटना कब हुई, 13 अप्रैल 1919 को, दिन रविवार। 13 अप्रैल 1919 जिस दिन जालियावाला बाग घटना घटी उस दिन कौन सा पर्व था, कौन सा त्योहार था, तो बैसाखी पर्व, समझ गए। जालियावाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। जालियावाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियावाला बाग है कहाँ, तो अमृतसर। ये जगह पड़ता कहाँ है, पंजाब में, समझ गए। कहाँ पड़ता है, पंजाब में। बहुत अच्छा, ये भी क्वेश्चन, जालियावाला बाग कहाँ स्थित है, अमृतसर, पंजाब में, समझ गए। जालियावाला बाग घटा 13 अप्रैल 1919, दिन रविवार, पर्व बैसाखी। जालियावाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय गद्दार ने मुखबिरी की थी, मैसेज पहुंचाया जनरल रेजिनाल्ड डायर के पास, जनरल डायर के पास कि ऐसा ऐसा बात है, यहाँ इतना आदमी जमा को। उस व्यक्ति का नाम है हंसराज, समझ गए, हंसराज, कौवा राज। बात है ना कि देखिए बाहर कितने कंकर हैं इससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन वही कंकर जब एक आपके जूते के अंदर चला है ना तो आपको चलने नहीं देगा, परेशान कर देगा, हर वक्त आपको ध्यान को भटकाएगा। अंग्रेज कितने हमारे दुश्मन है इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो अंग्रेजों का समर्थन कर रहा, सपोर्ट कर रहा। 1857 के विद्रोह में हम लोग देखे थे, सिंधिया राजघराना खुलकर अंग्रेजों का समर्थन करता। ये इतिहास है, आप देखिए। नहीं तो उस अंग्रेज की क्या मजाल थी जो हम भारतीयों पर शासन व्यवस्थाएं चला ले। जिस देश में महाराणा प्रताप जैसे योद्धा, हमारी रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना है, उस पर अंग्रेज लोग अधिकार कर ले, शासन व्यवस्थाएं चला ले, इतना आसान नहीं है। पर गद्दार तो भारतीय ही है। खैर हंसराज ने जैसे मुखबिरी की बाबू, गोली चलाने का आदेश किसने दिया जूनियर, तो रेजिनाल्ड डायर। ये बड़ा कंफ्यूजन तो क्वेश्चन करता है कि जालियावाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो रेजिनाल्ड डायर ने। और गोली चलवाया जाकर किसने, तो जनरल डायर ने। जिस बटालियन ने जालियावाला बाग में गोली चलाई वो कौन सा बटालियन था, तो गोरखा बटालियन। इसमें लगभग उस समय 150 सैनिकों की बटालियन थी जो वहां पहुंची थी।
समझ गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। कौन सी उपाधि? नाइटहुड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में गांधी जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य की अंत की शुरुआत। या एक क्वेश्चन और पूछेगा, किस घटना को गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की अंग्रेजों की हिमालय से बड़ी भूल कही थी? तो वो घटना थी जालियांवाला बाग। ये ब्रिटिश सरकार की हिमालय से बड़ी भूल है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि। इतना ही गांधी जी कहेंगे ब्रिटिश साम्राज्य की अंत की शुरुआत। दीनबंधु एंड्रूज कहते हैं कि ये कोई भूल आपको लग रहा है? ये भूल है ही नहीं, ये जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। तो पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा? तो वो थे दीनबंधु एंड्रूज। जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाले या त्याग पत्र देने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर शंकर नारायण। इनका नाम तो ध्यान पर रखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था? तो डॉक्टर शंकर नारायण। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? हंटर कमेटी। या हंटर कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 19 अक्टूबर 1919 को। ये डेट भी हाईलाइट कर लीजिएगा। बुक है जिनके पास, क्लास से आप लिए हैं, उसको हाईलाइट करके रखिए। देश दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन कब किया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 को। समझ गए। सदस्य कौन कौन? सुल्तान अहमद, जगत नारायण एवं चमनलाल। इसके बाद उन्होंने कहा कि 379 मरा, 1200। कुछ प्राइवेट संगठन ने जो सर्वे कराया उसने कहा कि नहीं। एक मालवीय रिपोर्ट है, तहकीकात रिपोर्ट जो कहता है 1300 मरा है, 2200 घायल हुआ है। वहीं आपका स्वामी जगदानंद रिपोर्ट कहता है 1500 मरा है, 2000 घायल, 2400 घायल। खैर अंग्रेजों ने कहा कि ना ऐसा कोई मामला नहीं है, दौड़ के भाग चक्कर मार दिया। लेकिन उस घटना को देखे हैं एक व्यक्ति, झेले हैं, देखें क्या है, झेले हैं। और उस व्यक्ति का नाम है उधम सिंह। आते हैं, एक छोटा सा बच्चा जो अपने माता पिता के साथ सुबह हंसते खुलते मेला घूमने के लिए निकला है। जब उस जालियांवाला बाग में भगदड़ मच रही थी तो लोग एक के ऊपर एक गिर रहे थे। उन्हीं में एक गिरे कर दब गए उधम सिंह नीचे। ऊपर जो लोग थे उनको गोलियों से तो छलनी कर दी गई, नीचे दबे दबे बच गए। कौन? उधम सिंह। जब उठे तो जो कपड़े सुबह नए थे, चमक रहे थे, लाल माने सफेद पीला हरा, वो अब लाल हो चुका है खून से। वहां का मंजर देख करके उधम सिंह को तो मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है कि यह हो क्या गया। अपने माता पिता को भीड़ में ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेंगे माता पिता को? उन्होंने इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड में खुद अनाथ हो गए। अब जब अनाथ हो गए हैं तो बात वही है कि कोई तो है नहीं मेरे पीछे रोने वाला, तो जिसने मुझे रुलाया उसको तो नहीं छोड़े। उधम सिंह शपथ लेते हैं कि मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उस जनरल डायर को मारना, उसकी मृत्यु, उसकी हत्या करना। जिसने ये घटना को अंजाम दिया उसको इस घटना की सजा देना। और उसी समय से उधम सिंह जनरल डायर का पीछा करने लगते हैं। घटना याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919, उसकी हत्या होगी 1940 में जाके। बाबू आ जाओ, 13 मार्च 1940 देख लीजिए। वो छोटा सा बच्चा 13 अप्रैल 1919 और 1940 के बीच, लगभग मैटर 21 सालों का, 21, 13, 34, 35 साल, 50, कहाँ जाइएगा बताइए? आइए, बड़े हो चुके हैं। लंदन में एक खास प्रकार का आयोजन रखा गया है कॉक्सटन हॉल में, जनरल डायर को सम्मानित करने के लिए। भारत से लंदन भेज दिया गया कि अब यहाँ रहने लायक आप नहीं है, जाइए। देखिए कोई भी बहुत बड़ा घटना कर देगा ना किसी क्षेत्र में, तो वहां से उस कर्मचारी का तबादला कर दिया जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि वो मामला वहां ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है। तो जनरल डायर को लंदन भेज दिया गया है। उधम सिंह भी उसका पीछा करते करते लंदन पहुंचते हैं। और एक दिन एक प्रोग्राम जो
लंदन के कॉक्सटन हॉल में। कहा? लंदन के कॉक्सटन हॉल में। ये जगह भी ध्यान रखिएगा। लंदन के कॉक्सटन हॉल में रखा गया है जॉन लो डायर को सम्मानित करने के लिए। हमारे क्रांतिकारी जो उधम सिंह हैं वो भी लंदन के कॉक्सटन हॉल में पहुंचते हैं। पहुंच रहे हैं तो अच्छी बात है, पर जाए हथियार कैसे लेकर के? तो जो किताब था ना वो पढ़ने लिखने वाला, उसमें जो हथियार था, समझ रहे हैं, पिस्तौल कहिए, उसके बराबर उन्होंने कटिंग करके उस बुक के अंदर ही रख लिया था। बुक को ऐसे करके थाम लिए। चल, अब कॉपी कलम कोई पूछेगा तो इसमें ने रख दी, किला ना रख दी, ऊपर ऊपर तक चेक के लो ना, कुछ नहीं है जाए तो कॉपी उठाए ऐसे चल दिए। चलो, जबकि रखे हुए थे इसी में। कॉक्सटन हॉल में पहुंचते हैं। आगे चेयर पर आराम से उधम सिंह बैठे हुए हैं। जॉन लो डायर को आने में थोड़ा समय है, वहां तैयारी चल रही है, वो बैठे हुए इंतजार में। जॉन लो डायर आता है, सभी लोग सतर्क हो गया है, डायर पहुंच गया। जैसे ही स्टेज पर पहुंचता है जॉन लो डायर, सम्मानित करने के लिए, उसको माला पहनाने के लिए लोग आते हैं। उधम सिंह बोलते हैं, ओ डायर। तो बताओ, सब उसका रिस्पेक्ट करे वाला वहां आदमी है, एकदम बिहारी मगही पंजाबी भाषा में रे डायर कहा रे, बोला ओ डायर। कहा ये क्या है? जैसे ही देखता है घूर के उधम सिंह सामने से सीने में 2-3 गोलियां दाग देते हैं। जॉन लो डायर मुंह के बारे में ही गिरता है, गधा वही निपट जाता है, सामने 2 दतियो टूट जाएगा, फिर निकल ले। जॉन लो डायर वही निपट गया। हमारे उधम सिंह भागे नहीं, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया कि मेरे जीवन का जो मकसद था इसकी हत्या करना, इसको सजा देना। हत्या क्या, इसको सजा देना इसके कुकर्मों के लिए जो इसने भारत में किया। 13 अप्रैल 1919 को किया, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाया। जो हमारा मकसद कामयाब रहा, हमने अपने मकसद की पूरा कर लिया, हम नहीं भागेंगे, आप मुझे गिरफ्तार करिए। और हमारे क्रांतिकारी उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जॉन लो डायर की हत्या के जुर्म में बबू, जो जॉन लो डायर की हत्या वो करते हैं 13 मार्च 1940 को। कहा? लंदन के कॉक्सटन हॉल में। उसके लिए उनको फांसी दे दी जाती है 31 जुलाई 1940 को। और इस प्रकार हमारे क्रांतिकारी उधम सिंह हम सबके लिए आज भी जिंदा है और आज भी हम हमारे लिए सम्मानीय शहीद हो जाते। उनके आदर्शों पर आज भी युवा पीढ़ी कई लोग चलते। तो जॉन लो डायर की हत्या करके उधम सिंह कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, मेरा जो मकसद था हमने कामयाब किया, हमने पूरा कर लिया, हम भागेंगे कहा, हमारे लिए आज भी वो अमर है। समझ गए ना? तो 3 डेट, 4 डेट, इससे भी डेट और घटनाएं कुछ ध्यान रखिए। पहला, जॉन लो डायर की हत्या किसने की? तो जॉन लो डायर की हत्या किया उधम सिंह ने। कब किया? तो 13 मार्च 1940 को। कहां किया? तो लंदन के कॉक्सटन हॉल में। जॉन लो डायर की हत्या के जुर्म में उधम सिंह को फांसी कब दी गई? तो 31 जुलाई 1940 को। और इस प्रकार उधम सिंह, शहीद उधम सिंह हमारे लिए क्रांतिकारी के रूप में आज भी हमारे। समझ गए? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 2 टॉपिक्स आज खत्म हो गया बाबू। 2 टॉपिक्स या कहिए एक में रूप से जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो छोटा सा है, उसी से रिलेटेड हुए। समझ गए? अगले टॉपिक्स में हम चर्चा करेंगे। इधर बात है, याद करिए, मुखबिरी किया है हंसराज। यहां से एक बड़े आंदोलन की नींव रखने जा रहे हैं गांधी जी। कहते हैं बाहरी लोग गद्दार नहीं है, बाहरी लोग हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन वो है जो अंग्रेजों का सहयोग कर रहा, समर्थन कर रहा, सहयोग कर रहा। अब एक आंदोलन चलेगा, असहयोग आंदोलन, ना सहयोग कर वो हाथ मोड़ ही हो। मॉडर्न हिस्ट्री में 3 आंदोलन बड़ा मायने रखता है और 3 आंदोलन में ही सारे आपको मॉडर्न हिस्ट्री खींचा जाएगा। पहला, हाथ मोड़ते हैं, असहयोग आंदोलन। दूसरा, हाथ जोड़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और तीसरा, जोड़े हुए हाथ को खोलते हैं, मरो, क्या बोलते हैं, डू और डाई, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों बहुत हुआ। तो ये 3 आंदोलन गांधी जी के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण।
खैर अगला चैप्टर अभी बाबू एक छोटा सा टॉपिक सा सहयोग आंदोलन से पहले समझ लेंगे। जहां ये जालियांवाला बाग घटना घटी है, वहीं ब्रिटेन, फ्रांस, समझिए अमेरिका, ये सब मिल करके जो मुस्लिम लोग, अच्छा प्रथम विश्व युद्ध में सिर्फ भारतीयों में हिंदू लोग ही नहीं, मुस्लिम लोग भी बेहिचक होकर अंग्रेजों का साथ दिए। और मुस्लिमों के ही धर्मगुरु जिसे खलीफा कहा जाता है, तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा जो है, उसको समाप्त करने की इसने घोषणा कर दी, तुर्की का विभाजन कर दिया सेवर्स की संधि के द्वारा। हम मान लो बाबू कोई हमारे राजगीर का विभाजन करके कहे कि कालीबाड़ी हो गलो ब्रिटेन के पास, समझ रहे हैं, पटेन लगर हको फ्रांस के पास, बंगाली पाड़ा चल गलो है रूस के पास, दिल्ली वाला सर वाला सेंटर वा चाइना में गेलो, हमरा तो अपने छोटे को आंखोला से डर लग दे, ये कुछ की डर है। वही हाल किया है तुर्की का, सिवर्स की संधि के द्वारा विभाजन कर दिया है। और जिसको जो ने 2 जिला वो ले लिया, 4 जिला वो ले लिया, 2 को ही लिया। और उतना ही नहीं, मुस्लिमों को कहा कि देख तू टोपी उपी ना पहनेगा, मुस्लिम महिलाओं को कहा कि देख बुर्का उर्का ना पहनना है, तो उसके पर्सनल जीवन पे कमेंट कर रहा है। अंग्रेज लोग के खिलाफ भारत में मुसलमान भड़क जाएंगे, कल के ससुरा तोहरा साथ दे लिया, तू लोग ऐसे कर रहा है। उस लोगों ने मुस्लिमों के खिलाफ एक आंदोलन करेंगे, ये अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिम लोग, जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। खलीफा के खिलाफत मतलब खलीफा, खलीफा पर से निकलता है, समझ गए। और यहां से आप पढ़ेंगे एक खलीफ, आगे विशेष उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो खिलाफत आंदोलन अगले दिन देखेंगे। और उसके साथ साथ थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है मोहल्ला विद्रोह। गांधी जी बैठे हुए हैं वही दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में, जहां मुस्लिम सभी नेता कौन कौन, 2 भाई मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो गांधी जी भी पहुंचते हैं, समझ गए, उसमें समर्थन के लिए, क्योंकि उनको आगे चलाना है, एक बहुत बड़ा आंदोलन है, सहयोग आंदोलन। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना अगर अभी हम मुस्लिमों का साथ दे देते हैं तो आगे चल के मुस्लिम लोग हमारे आंदोलन में साथ दे देगा, और इस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज भी अंग्रेज के पास चल जाएगा कि सारे लोग हम लोग एक हैं, बिखराव नहीं है। और उसी बीच में एक घटना घट जाएगी केरल में, मपिल्ला विद्रोह जहां कहा जाता है, जहां हिंदू जमींदारों को काट दिया जाएगा मुस्लिमों के द्वारा। गांधी जी धोती वहां दौड़े दौड़े पहुंचे, 3 हिंदू मुस्लिम एकता में लगल ही, उन्हें मारा मारी कर ले, भारी लफड़ा है। खैर ये आगे की चर्चा है, अभी नहीं, विशेष अगले दिन पढ़ते हैं हम लोग एक नए टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। क्या है खिलाफत, क्या है खलीफा, और ये सोच किसकी है, और इसके पीछे क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है, इन सब के बारे में अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्या हुआ तुर्की के साथ, और किसने किया तुर्की का विभाजन, और क्यों किया, और किस तरह से उसका विभाजन किया गया, ये सारी चर्चाएं अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही।